दोस्तों, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट सितंबर 2026 के लिए मैथ्स पेपर 2 और मैथ्स पेपर 1 से संबंधित सीटेट प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है। ठीक है, यहाँ पर आपको आज का जो टॉपिक लिया गया है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2023 से लेके सीटेट फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इस क्लास में हमने आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक सीटेट मैथ्स पेपर 2 के प्रश्नों पर चर्चा की है और क्वेश्चन 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन जो है वो सीटेट मैथ्स पेपर 1 के प्रश्नों से लिए गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट 2023 से लेकर सीटेट फरवरी 2026 तक के टॉप 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है? पहले प्रश्न में हमें कुछ इस प्रकार से दिखा रखा है। ये कहता है हमारे पास, देखिए प्रश्न जो लिया गया है 7 फरवरी 2026 के पेपर से लिया गया, सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से लिया गया। क्या कहता है? इफ़ 3x - 30 एंड 2x + 20 आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स देन द वैल्यू ऑफ 2x - 4 क्या होगी? यदि आपको 3x - 30 और 2x + 20 दो संपूरक कोण हैं तो आपको 2x - 4 का मान निकालना था। देखिए फिगर कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए ये आपका 3x माइनस कितना हो गया 30 और ये हो गया 2x + 20। तो अगर इसको आप ये मान लें कि भैया ये हमारे पास एंगल A है और ये एंगल B मान लें, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है, तो एंगल A प्लस एंगल B का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सप्लीमेंट्री की बात करता है तो सम ऑफ जो हमारे पास टू एंगल यानी सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो ये कितना बन गया 3x - 30 प्लस कितना बना 2x + 20 = 180 डिग्री बन जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से देखेंगे तो 3x और 2x कितने बन गए 5x बन गए और माइनस कितना बन गया 10 बन गया = कितना बन गया 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ से आप देखेंगे क्योंकि हमें 5x = करना है तो 180 में इधर आके 10 प्लस हो जाएगा तो 190 डिग्री बन जाएगा। हमें निकालना x है तो क्या करेंगे 190 डिवाइड बाई कर देंगे 5 से। ठीक है, तो ये इसको कितने बार काट देगा? देखो 5 3 जा 15 होता है और 5 8 जा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो 38 डिग्री आ जाती है। अब जो फाइंड करने वाली बात है भैया, आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना 2x - 4 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू लिख दीजिए 2 × x मतलब 38 हो गया और माइनस कितना कर दिया इसमें से 4 कर दिया। 38 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 76 हो जाएगा। 76 - 4 करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 72 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? 72 डिग्री चला गया 4 पार्ट के साथ में और 4 पार्ट जो है आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगले प्रश्न में ये कहता है कि व्हेन x इज एडिड टू ईच ऑफ द नंबर कौन कौन से 4 10 12 24 then the numbers so obtained in the order are in proportion. What is the value of 3x + 1? जब संख्याएं हैं कितने 4 10 12 एंड 24 में से प्रत्येक को x जोड़ा जाता है, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। तो आपको 3x + 1 का मान निकालना। देखिए दोस्तों, अगर ये आप जानते हैं इस प्रकार का वैल्यू, यानी कि इफ़ 4 नंबर्स A B C and D टू बी प्रोपोर्शन आफ्टर एडिंग x देन यूज़ द फार्मूला, यानी ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे कि AD - ऑफ BC डिवाइडेड बाई B + C ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में और माइनस में A + D और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जहाँ पर A की वैल्यू जो है वो 4 है, B की वैल्यू जो है वो 10 है, C की वैल्यू जो है वो 12 है और D की वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी 24 है। इन सभी वैल्यू का यूज़ करते हुए आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर देंगे। क्या करेगा कि x क्या निकलेगा, AD की मल्टीप्लाई कर दिया। भाई AD का मतलब कितना है 4 मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे 24 कर देंगे। ठीक है, माइनस BC कर देंगे तो B कितना 10 हो गया, C की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। ठीक है, ये 12 किलो बंद हो गया, डिवाइड का साइन लगा दिया, कली ब्रैकेट स्टार्ट किया, अंदर क्या B + C, B मतलब 10 प्लस कितना कर देंगे यानी 10 प्लस कितना कर देंगे 12 कर देंगे। 10 + 12 हो गया आपका। ठीक है, और उसके बाद में कितना हुआ माइनस कर दिया
ए प्लस डी की बात कर रहा है, ए 4 है और डी कितना है 24 है, ठीक है, ऐसे बंद हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये क्या कहता है हमारे पास में कि भाई ये एक्स इजकल टू निकल रहा है, तो 4 का 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाएगा, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो गया है, डिवाइड का साइन लगा लिया आपने, ऐसे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, 10 और 20 करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, इसमें से कितना हो गया 28 माइनस हो गया, क्योंकि डिवाइड में चल रहा है। तो x की वैल्यू कितनी बनेगी भाई, x की वैल्यू कितनी बनेगी, देखो ये कितना 96 माइनस 120 है, तो माइनस के 24 रह गए, माइनस के 24 रह गए हैं, और डिवाइड बाई कितना हो गया माइनस के 6 हो गए, ये 6 हो गए माइनस के, माइनस से माइनस कट गया है, 6 चौक 24 होता है, ठीक है, x की वैल्यू 4 निकल के आ गई। अब ये x की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है भाई, हमें फाइंड करना है 3x + 1 की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स का मतलब 4 है, माइनस प्लस का 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा कितना होता है भाई 12 होता है, और इसमें एक और जोड़ दिया आपने, तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया 13, ठीक है, 13 आंसर आ गया, 13 आपका आंसर होगा, 13 जो है वो पहले पार्ट के साथ चला गया, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस प्रकार से कर लीजिएगा, क्लियर। देखिए क्वेश्चन जो हमने 7 फरवरी 2026 लेटेस्ट क्वेश्चन लिए सारे के सारे, ठीक है, जो भी फरवरी में पूछे गए हैं, ठीक है, वो या इससे पहले पूछे गए क्वेश्चन है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन लिए 2023 से लेकर सीटेट 2026 तक की लेटेस्ट क्वेश्चन हमने इस क्लास में लिए हैं। ये क्वेश्चन जो है 7 फरवरी 2026 से लिया गया था और सीटेट मैथ्स पेपर 2 से लिया गया, ठीक है, लेटेस्ट बेहतरीन तैयारी कराएं इनको, जो फिलहाल अभी करंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको फिलहाल अभी हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, प्रश्न 3 की बात कर रहे हैं, हाँ। प्रश्न 3 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये कहता है कि एंगल्स P एंड Q ऑफ ए ट्रायंगल PQR कैसे रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड कितना 50 डिग्री, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स P एंड Q मीट एट पॉइंट O, तो देन द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालिए दुगना ऑफ एंगल POQ माइनस 10, ये वैल्यू निकालिए। देखो फिगर कुछ इस प्रकार समझ लेंगे भाई, हमारे पास ये P हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये पूरा 30 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 15 का हो गया, ये 15 का हो गया ना, ऐसे ये 15 का हो गया, ये पूरा कितना 50 है, तो ये छोटा कितना होगा 25 का हो गया, ठीक है, यहाँ से निकल गया। निकालने के लिए तो हम ये निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट इज़ दैट, पॉइंट क्या है हमारे पास में, ये कहता है कि एंगल POQ जो है, ये जो एंगल POQ ये वाला जो एंगल है, ठीक है भाई, बाइसेक्टर की बात करें तो यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है। ये जो एंगल हमारे पास में दिखा रखा है इसकी एक थ्योरम होती है, क्या थ्योरम क्या होती है कि इन सेंटर प्रॉपर्टी होती है कि द पॉइंट वेयर द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल मीट इन द इन सेंटर, तो द एंगल एट द इन सेंटर इज गिवन बाई 90 प्लस अपोजिट एंगल को डिवाइड बाई 2 कर दें। अब यहाँ अपोजिट एंगल कौन है, इसका आर है, अपोजिट एंगल कौन है, इसका आर है, ठीक है, तो इसका आर को आधा कर दो, ठीक है। तो अगर हमें एंगल कौन सा निकाल, अब आर कैसे निकालें भाई, एंगल आर निकाल, देखो इन ट्राइंगल अगर हम बात करते हैं PQR में, तो हमारे पास PQR दोनों मिलकर, तीनों मिलकर क्या बनाते भाई, एंगल P प्लस एंगल Q और प्लस एंगल R मिलकर क्या बनाते हैं 180 डिग्री बनाते हैं, ये तो बात ठीक है। अच्छा यहाँ से एंगल R हमें निकालना है, और तो P प्लस Q माइनस हो जाएंगे, अब P प्लस Q माइनस हो गया, इसका मतलब P प्लस Q क्या है, देखो P है 30 का, ये 50 का, 80 हो गई, P प्लस Q की वैल्यू कितनी 80 होगी, तो माइनस कितना होगा 80 हो गया तरह की, तो एंगल R की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री निकल के आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब पॉइंट क्या है भाई, हमें जो एंगल कौन सा निकालना है, जो एंगल हमें POQ निकालना है उसके लिए फॉर्मूला क्या है भाई, 90 प्लस, ये प्रॉपर्टी है कि 90 प्लस एंगल R/2 कर दो, ठीक है, तो 90 मतलब POQ निकल आएगा हमारे पास में, तो एंगल R कितना है, एंगल R 50 है, सॉरी 100 है, तो 100 का आधा 50 होगा, तो 90 में 50 जोड़ दिया आपने, तो 9 5 14 140 हो गया, ये निकल गया। फाइंड क्या करना जी, फाइंड क्या करना, फाइंड करना दुगना ऑफ एंगल POQ और क्या करना -10। अब दुगना करेंगे किसका 140 का, 140 का दुगना करेंगे, उसमें से 10 घटा देंगे, 140 दुगना कितना हो गया 24 दूनी 14 दूनी 28 हो गया, हाँ 280 में से 10 चला गया जी, कितना बन गया भाई 270 बन गया ना, हाँ 270 डिग्री बन गया, कहाँ चला गया 270 चला गया सेकंड पार्ट के साथ में, ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो ऐसे हम जो है इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
क्लियर हुआ? चलिए, क्वेश्चन भी 7 फरवरी 2026 से लिया गया है और CTET मैथ्स पेपर 2 से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न क्या कहता है? हाँ, अगला जो प्रश्न कह रहा है, ये कहता है हमारा, ये 7 फरवरी 2026 से लिया गया, ये भी CTET के मैथ्स पेपर 2 से लिया गया, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट, ठीक है, इन सेंटीमीटर कैन नॉट फॉर्म द साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। भाई राइट ट्राइंगल की साइड को फॉर्म नहीं करती। अगर राइट ट्राइंगल की साइड को फॉर्म नहीं करती हैं तो इसका मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स जो होते हैं, ठीक है, उसको फॉलो नहीं कर रही। इसका मतलब अब ऐसा कौन सा इसमें पार्ट है जो उसको फॉलो नहीं करता? तो हम ये जानते हैं हमारे पास में कि प्रॉपर्टी होती है हमारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की, दीज आर द सेट ऑफ द 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी सच दैट, तो वहाँ पर a² + b² = c² होता है। ठीक है भाई, जैसे हम जानते हैं ये हमारे पास में बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहते भाई ये तो हमारे पास कितना हो गया, a मान ले इसको, तो है इसको परपेंडिकुलर को हम b मान लें, हैं, और हाइपोटेन्यूस को हम c मान लें। ठीक है, तो कहते हैं ना a² + b² = कितना बन गया, c²। तो पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट हो गई। अच्छा, तो ये क्या है, कॉमन ट्रिपलेट्स होते हैं कौन, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25 और 8 15 और 17, ये कॉमन ट्रिपलेट्स होते हैं। अब इसमें से जो नंबर दिखा रखे हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर दिखा रखे हैं, ये अगर इनके मल्टीपल हैं तो ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं बनाएंगे। क्लियर हो? अब जैसे हम बात करते हैं, पहले वाले की बात कर रहे हैं, जैसे ये पहला नंबर लेते हैं भाई, हमारे पास फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि 12 है, 16 और 20 है। अब देखो 3 4 हमारे पास में जो 5 है, अगर इसका 4 गुना कर दें, किसका भला, 3 4 और 5 का, तो 4 3 12 और 4 चौका 16, 4 5 20, तो यानी कि ये यस, यानी ये एक राइट ट्रायंगल बनाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी ये राइट ट्रायंगल बनाएगा। ये बात क्लियर होगी, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करता है। दूसरे की बात करें, जैसे ये 4.5 है, 4.5 है, ठीक है, ये 6 है, ये 7.5 है। इसमें देखें तो क्या करते हैं, ये भी कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा, किसका, 3 4 और 5 का। देखो कितना हो गया, 1.5 गुना, सॉरी 3 गुना नहीं, 1.5 गुना, कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, क्योंकि 1.5 गुना कर देंगे, 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स, तो 15 45 हो गया, और 15 का 60 होगा, 15 75 हो गया। ठीक है, तो ये भी ये क्या बनाएगा, राइट ट्रायंगल बनाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी सभी को? ठीक है, थर्ड में आइए, तीसरा पार्ट क्या कहता है। तीसरे पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, तीसरे से पहले आप चौथे पार्ट की बात कर लीजिए। चौथे पार्ट की बात कर लीजिए, क्या ये बनाता है नहीं बनाता, कौन सा भाई, 2.5 है, 6.5 है और 6 है। देखो अगर हम क्या करते हैं कि भाई हमारे पास एक कॉमन पॉइंट है, कौन सा, ये 5 12 और 13 है, 5 12 और 13, यही है ना। हाँ, अगर इसका 0.5 गुना कर दें तो 15 75 7.5 है ना। अच्छा, 5 25 2.5 है ना, 2.5, ठीक है, तो 5 25 2.5 हो गया, 12 5 60 है, ये 6 वाला आ गया, 13 5 65, ये 6.5 वाला आ गया, तो ये भी एक राइट ट्रायंगल बनाएगा। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई, ये तीनों पार्ट राइट ट्रायंगल बनाएंगे। अब थर्ड जो पार्ट है, ये क्यों अलग है या क्यों बाद में लिया, देखो 8 16 और 12 की बात करते हैं, तो ये जो नंबर है ये किसका, 2 3 और 4 का एक तरह से क्या है, 4 गुना है भाई, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16। तो ये क्योंकि ये नंबर्स अगर हम यहाँ A को 2 लें, B को 3 लें, C को 4 लें, और हम ये कहें कि भाई A² + B² = C², इस रूल को फॉलो करते हैं, बट ये करेंगे नहीं क्योंकि इज़ नॉट इक्वल है, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ये इज़ नॉट इक्वल टू कितना, 4 का स्क्वायर 16, भाई 9 और 4 13 और 16 बराबर तो कभी होंगे नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब ये जो है नॉट ए राइट ट्रायंगल। कहाँ है, इट मीन्स नॉट ए, क्या बन गया, राइट ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 3 जो है 8 16 और 12 जो है, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है।
तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है, ये कहता है कि भाई a प्लस बी जो है वो 7 बटे हमारा कितना है 16 है और ए बी जो है 2 है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a माइनस बी की वैल्यू निकालें जब a बड़ा हो b से। अब प्रश्न जो है 8 फरवरी 2026 से लिया गया, सी टेट के मैथ्स पेपर 2 से लिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि भाई a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है उसमें से 4ab घटा दीजिए, तो डायरेक्ट a माइनस बी का स्क्वायर निकल जाता है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो a जो हमारे पास माइनस बी है का स्क्वायर जो हमें निकालना है फिलहाल अभी, क्योंकि हमें a माइनस बी निकालना है, तो a प्लस बी का मतलब 17 बटे 6 दिया हुआ, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसमें से 4 गुना किसका ए बी मतलब 4 गुना मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। अब 17 बटे 6 का मतलब हमारे पास 289 होता है 17 का स्क्वायर और 6 का 36 हो गया, माइनस कितना बन गया 8, इसके बटा 1 ले लीजिए और इसका टोटल एलसीएम 36 निकल आएगा। उधर हो जाएगा 289 माइनस 36 में 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 288 आ जाता है। ठीक है, और इसमें से ये 1/1/36 मिल जाएगा, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, होल स्क्वायर चल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई a माइनस बी निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा भाई, अंडर रूट कर देंगे किसका 1/36 का, तो जो हमारे पास 1/6 निकल आएगा। क्लियर, तो हो गया फाइन आंसर बढ़िया, a माइनस बी जो है वो क्या निकलेगा जी, a माइनस बी निकल के आ गया भाई 1/6। ठीक है, 1/6 निकल के आ गया, यही आपका आंसर हो गया है। a माइनस बी का मान पूछा था, 1/6 चला गया थर्ड पार्ट के साथ में और तीसरा जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न ये कहता है कि पाई चार्ट दिखाएगा, ये क्वेश्चन भी 8 फरवरी 2026 में पूछा गया था सी टेट के मैथ्स पेपर 2 में। हाँ, ए पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग डेटा, भाई मंथ दिखा रखे हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड दिखा रखे हैं। जनवरी में 500 सोल्ड हुए, फरवरी में 700, मार्च में 840, अप्रैल में 750 और मई में 890 और जून में 820। ठीक है, ये कंप्यूटर सोल्ड दिखाएगा। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ द जो सेक्टर्स हैं ऑफ द सेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड इन द मार्च एंड जनवरी। मार्च और जनवरी की बात कर रहा है। देखो मार्च और जनवरी की अगर बात करता है भाई, एक उन त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोणों में क्या अंतर होगा, केंद्रीय कोणों में अंतर की बात कर रहा है, जो मार्च और जनवरी में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या को दर्शाते हैं। अब क्या अंतर होगा, देखो इसको आगे बढ़ते हैं, जरा सोल्व करते हैं इसको। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है और हमारे पास में हमने एक चार्ट बना लिया कि नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड हमारे टोटल निकाल ली हमने और ये हमारे पास मंथ निकल के आ गया। देखो फॉर्मूला ये होता है कि टोटल हमारे पास वैल्यू निकालनी है सम ऑफ कंप्यूटर सोल्ड फॉर ऑल मंथ। भाई टोटल वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, जो कंप्यूटर सोल्ड हुए जितने पैसों के सोल्ड हुए हैं, ठीक है, वो सभी को हम जो है इसमें टोटल कर लेते हैं कितने कंप्यूटर सोल्ड हुए हैं, तो टोटल निकाल लेते हैं इसका। भाई इसका टोटल निकाल लेते हैं, टोटल निकालेंगे 500 700 840 750 और ये टोटल करेंगे तो 0 का 0 आ गया। ठीक है, एक और 0 आ जाएगा और 7 5 12 8 ये 45 आ गया। ठीक है, तो 4500 आपका टोटल निकल के आ गया इसका। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अगर हम देखें डिफरेंस की बात देखें तो देखो हमारे पास में बात किसकी चीज़ चल रही है, मार्च और जनवरी की चल रही है। मार्च हमारे पास ये रहा 840 और जनवरी हो गया 500, तो डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस मतलब 800 जो 40 है उसमें से अपने क्या कर दिया 500 माइनस कर दिया, कितना बन गया 340, ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, अगर आपको सेंट्रल एंगल्स ऑफ सेक्टर निकालना है तो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरी टोटल से डिवाइड कर दो, 360 की मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल निकालना है तो वैल्यू 1 में से वैल्यू 2 घटा के और टोटल से डिवाइड कर 360 की मल्टीप्लाई, दोनों में से कोई सा तरीका यूज करते हैं। फिलहाल हम सेंट्रल एंगल की बात करते हैं, तो डिफरेंस इन सेंट्रल एंगल कितना बनता है, डिफरेंस इन सेंट्रल एंगल्स कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास कितना टोटल 340 है। ठीक है, जो डिफरेंस निकला और इसका जो टोटल था एक्चुअली 4500 था और मल्टीप्लाई बाय 360 कर दिया हमने। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा अब क्या करते हैं भाई देखो अगर इन दोनों को देखें तो हमारे पास में ये 0 से 0 कट गया,
एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, तो कितना बन गया भाई 34 इंटू 36 और डिवाइड बाई 45। 3 से काट लो, 3 से एक बार, 3 से दो बार, 3 से काटो, 3 से 3 5 15, 3 से काटो 3 चौक 12 हो गया, 3 से काटो 3 5 15 निकल गया। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो सीधा सीधा भाई, कितना 0.8 होता है ना, 0.8 की 34 में मल्टीप्लाई कर देना, 27.2 आ जाएगा, 27.2 डिग्री आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। 27.2 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 27.2 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 27.2 डिग्री कहाँ चला गया, पहले पार्ट के पास चला गया। 27.2 डिग्री जो है वो हमारे पास में पहले पार्ट के पास चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन 7 कुछ इस प्रकार से था कि एक स्विमिंग पूल की बात कर रही है। ये भी 8 फरवरी 2026 से लिया गया सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से। ये कहते हैं एक स्विमिंग पूल इन 20 मीटर ऑफ लेंथ, 20 मीटर ऑफ लेंथ, 15 मीटर ऑफ ब्रेथ एंड 4 मीटर ऑफ डेप्थ है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ इट्स फ्लोर एंड वॉल एट ₹42 पर मीटर स्क्वायर। एक तरण ताल की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, गहराई 4 मीटर है। इसके फर्श और इसकी दीवारों पर ₹42 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर करवाने की लागत क्या होगी। ठीक है, तो वो लागत हमें निकालनी है कि वो लागत कितनी होगी। अब क्योंकि अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, अगर इसका हम एरिया निकालेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, क्या चाहिए भाई, टोटल एरिया टू बी प्लास्टर्ड अगर हम निकालना है भाई, टोटल एरिया निकालना है, टोटल एरिया टू बी प्लास्टर्ड कितना होगा भाई। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ फ्लोर चाहिए, एरिया ऑफ फ्लोर चाहिए, फिर क्या कहिए प्लस कर दीजिए, एरिया ऑफ 4 वॉल चाहिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब देखो फ्लोर की बात कर रहे हैं, फ्लोर का मतलब क्या होता है, लेंथ और मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, ये फ्लोर होता है, प्लस और 4 वॉल का एरिया कितना होता है, दुगना ऑफ L प्लस B और इंटू H होता है। ठीक, अच्छा अब बात करते, चलो इसको सोल्व करते हैं। L मल्टीप्लाई B की लंबाई कितना है, देखो लंबाई कितना है 20 है, 20 मीटर है। चौड़ाई कितना है, ब्रेथ कितना है 15 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 4 मीटर है। रख दीजिए कितना हो गया 20 मीटर मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे 15 मीटर, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्लस आ गया दुगना ऑफ L प्लस B की बात करता है, 20 में 15 जोड़ देंगे। ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हम इसका क्या निकाल रहे हैं, फिलहाल एरिया निकाल रहे हैं। अब 15 से 20 का मल्टीप्लाई तो 300 तो ये हो गया, प्लस कितना कर दिया भाई 35 दूनी 70, 8 चौक 7 चौक 28, 280 ये आ गया। दोनों को जोड़ लिया हमने, कितना बन गया 580 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल के आ गया। हमें क्या निकालना, हमें निकालना कोस्ट निकालना। क्या निकालना, कोस्ट निकाल। टोटल कोस्ट कितना बन गया भाई, टोटल जो कोस्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, जो हमारे पास में टोटल एरिया निकल के आया, टोटल एरिया निकल के आया। ठीक है, टोटल जो एरिया निकल के आया उसमें मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 42 कर देंगे। जो टोटल एरिया निकल कर के आया उसमें क्या कर दें, मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर दें 42 कर दें। जो टोटल एरिया निकल के आया है उसमें मल्टीप्लाई 42 कर दें। टोटल एरिया बना 580 का और मल्टीप्लाई बाई 42, इतने रुपीज़ में आंसर निकल आएगा। तो आपका जो कोस्ट निकल के आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आप आंसर देखेंगे तो 34,360। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। अब 34,360 जो है वो सेकंड पार्ट के साथ चला जाएगा। 34,360 इज़ योर राइट आंसर। आई होप दैट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में क्या दिखा रखा है। अब ये प्रश्न जो है कहता है इस प्रकार से कि भाई हमारे पास में ये भी 8 फरवरी 2026 से ही लिया गया, सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से लिया गया है। ये कहता है द हाइट ऑफ सिलेंडर इज़ 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ इट्स बेस। यानी जो हाइट है h जो है वो 3 गुना है रेडियस का। ठीक है, ये तो ये बात होगी। इफ़ द एरिया ऑफ द बेस इज़, एरिया ऑफ बेस की बात कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं एरिया ऑफ बेस की बात कर रहे हैं, मतलब पाई आर स्क्वायर की बात कर रहा है। सिलेंडर में तो एरिया ऑफ बेस सर्कल ही होता है ना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है। देन व्हाट इज द कैपेसिटी इन लीटर
वॉल्यूम की बात कर रहा है, लेकिन लीटर की बात कर रहा है। लीटर में आपको वॉल्यूम निकालना है, जबकि पाई को 22/7 आपको लेना है। किसी बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के 3 गुने के बराबर है। यदि आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर का तो बेलन की धारिता निकाली लीटर, जबकि पाई 22/7 आपको यूज़ करना है। फिगर कुछ इस प्रकार से होगा भाई। रेडियस हमारे पास में 14 है, ठीक है, हाइट हमारी 21 है, और एरिया ऑफ बेस जो है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखा रखा है। ठीक। अच्छा, अब कौन सिचुएशन ये आती है कि भाई हमारे पास में सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, हमें जो निकालना है इसके अंदर वो हमें रेडियस 14 निकल के आएगी कैसे, वो यहाँ हमने लिख दिया, लेकिन रेडियस 14 निकल के आएगी कैसे, वो उस चीज़ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। देखिए कितना बनेगा, देखो पाई आर स्क्वायर जो है वो कितना है, 616 है। ठीक है, अब कितना रेडियस जो निकालेंगे, इसको आर स्क्वायर जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 616 को डिवाइड बाई पाई कर देंगे, मतलब 22/7 कर देंगे ऐसे। ठीक है, हाँ 22/7 कर देंगे। अब ये 22 जो करेगा इसको कितना बार काटेगा, 22 × 44 22 अट्ठे, यानी कि ये इसको आर स्क्वायर जो निकलेगा वो 28 × 7 से निकल आएगा। अब आर निकालने लगे तो भाई ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर ही निकले तो कितना हो गया, 4 × 7 28 हो गया, 7 पहले से दे रखा है तो 4 का तो 2 निकल आएगा, 7 का 1 रह जाएगा, तो आर बराबर 2 × 7, यानी कि आर की वैल्यू जो है वो 14 किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी ना, हाँ सेंटीमीटर में आएगी। तो ये जो आर 14 निकला था वो ऐसे निकला है, जो आर 14 निकल के लिखा हुआ है ऐसे निकल के आया। यहाँ तक बात समझेंगे। अब क्योंकि हाइट की बात कर लेंगे, हाइट 3 गुना ऑफ आर है, यानी कि 3 गुना ऑफ 14 है, तो 14 × 42 हो गया, 42 सेंटीमीटर की हाइट आ गई। तो हाइट कितने आ गई, 42 सेंटीमीटर की हाइट आ गई। यहाँ तक भी बात समझ आ गई होगी। अब क्योंकि ये बात कैपेसिटी कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जो वॉल्यूम होता है कितना भाई, बेस एरिया जो होता है हमारे पास, जो बेस एरिया होता है उसमें हाइट की मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम निकल आता है। बेस एरिया वॉल्यूम निकालना है तो बेस एरिया कितना है, 616 का था, और हाइट कितनी निकली, हाइट निकली 42 की, इतने सेंटीमीटर क्यूब में आंसर निकल आएगा। जो वॉल्यूम निकालेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,872, ये आपका क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा। क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में निकल रहा है। भाई 1 लीटर में हम जानते हैं कि भाई 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अगर हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में लीटर निकालने पड़ जाएं तो 1/1000 लीटर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो इन्हें इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाए। तो कैपेसिटी कितनी आएगी भाई, कैपेसिटी जो आ जाएगी इन लीटर, ठीक है, कितनी आ जाएगी भाई, 1000 डिवाइड करें 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 25.872 इतनी लीटर आंसर आ जाएगा। बात सुनना भाई, ठीक है। 25.875 सेकंड पार्ट को चला गया, सॉरी 872 है, 25.872 जो है ये इतने लीटर जो है वो सेकंड पार्ट में आपका आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें क्वेश्चन की बात करें। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, ये कह रहा है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग्स जो नंबर्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स जो हैं रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन 14 दिसंबर 2024 के पेपर से लिया गया, CTET मैथ्स पेपर 2 से। निम्न में से कौन सी संख्या मानक रूप में लिखी गई है, मानक रूप में लिखी गई है। देखो मानक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये रिजल्ट पता होना चाहिए। क्या, ए नंबर इज रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन साइंटिफिक नोटेशन, तो इफ़ इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज a × 10⁻n के रूप में अगर व्यक्त होता है, वेयर जहाँ a इज़ अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1 और 10। भाई एक डेसिमल नंबर होना चाहिए जो 1 और 10 के बीच में हो, जहाँ क्या होगा कि 1 लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, यानी 1 लेस देन इक्वल टू a लेस देन 10 एंड n जो है कोई भी इंटीजर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हम पहले पार्ट की बात करें, इसकी बात करें 83.7, ये जो 83 है ये 1 और 10 के बीच में नहीं आता, तो ये तो होगा ही नहीं। 45 × 10⁻n, क्योंकि a × 10⁻n टाइप है, a होना चाहिए बिटवीन 1 और 10, तो ये भी नहीं है क्योंकि ये 45 1 और 10 के बीच में नहीं आता, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें 0.6 जो है ये भी 1 और 10 के बीच में नहीं आता, सिर्फ एक नंबर है 8.5 8.5, ये नंबर होगा जो 1 और 10 के बीच में आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, रिजल्ट यही है भाई 1 और 10 के बीच में। देखो हम तीसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, अगर सॉल्यूशन की बात ऐसे आए तीसरे पार्ट में, ये कहते हैं 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 हो गया। अब हमारा मतलब इससे है, ये ए है हमारे पास, ए जो है कितना 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच 8.5 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एन कोई इंटीजर है, एन यार, ठीक है, एक इंटीजर है हमारे पास में, यस इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, इट मीन्स 8.5 इज बिटवीन कितना हो गया 1 to 10 विच इज सेटिस्फाई द कंडीशन, ठीक है। सो इट इज़ ए क्या हो गया हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये भी 14 दिसंबर 2024 से लिया गया, CTET के मैथ्स पेपर 2 से लिया गया। एक पेंटागन दिखा रखा, पंचभुज की बात कर रहा है, ABCDE, जैसे यहाँ दिखा रखा है ABCDE, जहाँ एंगल A जो है वो 2x + 9 है, एंगल B 2x + 1 है, एंगल C 2x - 1 है, एंगल D 2x + 5 है, और एंगल E जो है, D के बाद E जो है वो 2x - 4 है। आपको 2x + 10 की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि पेंटागन की बात करता है तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज 540, यानी कि अगर टोटल की बात करें तो इसका जो टोटल होता है 540 डिग्री का होता है, 540 डिग्री का होता है टोटल। कितना होगा भाई, हमारे पास में टोटल जो होता है 540 का होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E, इन सब का टोटल 540 होता है पेंटागन का। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं पेंटागन में 540 डिग्री के होते हैं। एंगल ए कितना है 2x + 9 है, ठीक है, प्लस एंगल B कितना है 2x + 1 है, एंगल C कितना है 2x - 1 है, एंगल D कितना है 2x + 5 है, और एंगल E जो है वो 2x - 4 है, ठीक है। इन सबको जोड़ दिया तो 540 बन गया। अब 2x यहाँ 2 और 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10, 10 तो x हो गए, 9 और 1 10, या इससे काट दो, 1 से 1 तो काट दो भाई, 9 और 5 14 में से 4 चले गए तो 10 रह गई, वो भी प्लस के, इक्वल टू कितना रह गया 540। अब कितना 10x जो है 540 में 10 माइनस होंगे तो 530 रह जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई 530 को 10 से डिवाइड कर दिया, 53 आ गई 53। तो x कितना आ गया 53 का आ गया। हमें जो फाइंड करना है वो क्या चीज़ फाइंड करनी है, आपको 2x + 10 फाइंड करना है, क्लियर। मतलब 2 × 10 मतलब 53 + 10 कितना हो गया भाई, 53 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 106 होता है, 106 में आपने 10 और जोड़ देना, जोड़ दिया कितना बन गया 116 बन गया। 116 डिग्री जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। 116 चला गया तीसरे पार्ट के साथ में, और तीसरा पार्ट आपका आंसर हो गया, क्लियर। प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है स्टारड क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ईमानदारी से, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है, स्क्रॉल हो रहा है नीचे स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो लाइक करना ना भूलें, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो आपको तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, बहनों भाइयों को शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी आपका अपना चैनल है, ठीक है। CTET के सितंबर 2026 में पेपर होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए मैथ्स पेपर 1 और मैथ्स पेपर 2 की कंबाइंड क्लास हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसमें पिछले सालों के पूछे गए जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो आपको एग्जाम से पहले बेहतरीन क्वेश्चन हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे आपको, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, यानी क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 11 में ये कह रहा है हमारे पास में द सम ऑफ ₹8,000, यानी कि 8,000 रुपये बिकम्स जो है ए सम ऑफ ₹8,000 बिकम 9,500 9,500 एट रेट ऑफ 7.5% पर एनम इन x ईयर्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन 14 दिसंबर 2024 से लिया गया। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सम इन द सेम टाइम
एट 20% पर एनम ऑफ इंटरेस्टेड कंपाउंड इन ईयरली। यानी 8,000 रुपये की एक राशि 7.5% वार्षिक दर से x वर्ष में साधारण ब्याज पर 9,500 हो जाती है। उसी राशि का 20% वार्षिक दर पर उतने ही समय में कितना मिश्र धन होगा यदि वार्षिक जो ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है तो। समझ गए? देखो अब कैसे करें इसको। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो है वो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से निकलता है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट जो दे रखा है यहाँ पर कितना है, ये जो अमाउंट है, ठीक है, ए 9,500, ये प्रिंसिपल है, पी है हमारे पास, ये 7.5 पर, ये पहले केस में रेट है हमारे पास जिसको हम R1 कह सकते हैं। दूसरे बात में रेट बदल के 20% हो गई तो ये R2 का काम करेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, तो ये कितना हुआ भाई, 9,500 में से हमने क्या किया, 8,000 माइनस कर दिया, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हो गया 1,500। यही हो गया ना, ये मिल गया हमारे पास में। अब क्योंकि हमारे पास में हमें यहाँ से टाइम पता नहीं है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है एक्चुअल में भाई, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, पी आर, क्योंकि आर यहाँ R1 है, T/100 होता है, ऐसे होता है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टी निकालना है, तो टाइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट जो कि फिलहाल हमारे पास 1,500 निकल के आया है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाई, क्या प्रिंसिपल कितना था, 8,000 था, ठीक है, और रेट कितना लिया हमने, 7.5% का रेट लिया। ठीक है, यही हो ना। हाँ, अगर हम ऐसा करते हैं तो कहने का मतलब है 1 2 1 2 1 3 और 1 कट गया हमारे पास में। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा भाई इसको हटा दे, ऊपर 10 भी चला जाएगा, कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, तो 25 चौका 100 ये हो गया, और 25 × 75 हो गया, 3 से काट ले, 3 × 5 = 15 हो गया। ठीक है, 4 से काट लेना, 4 × 2 = 8 हो गया। तो जो टाइम निकल के आ गया वो 5/2 ईयर का मतलब 2.5 साल हो गया, 2.5 ईयर निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया। ठीक है, समय निकल के आ गया आपके पास में। अच्छा, अब कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, पहला केस इस बात के लिए है, फर्स्ट केस के लिए भाई अमाउंट निकालने हैं सेकेंड ईयर का, तो फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है, प्रिंसिपल होता है 1 + R। अब क्योंकि R की जगह R2 लगेगा बटे 100 T, समय आ गया आपका ये। अब समय क्योंकि 2.5 साल है यहाँ पर, तो ये 2 साल के लिए अलग निकालेंगे और 0.5 के लिए अलग निकालेंगे। तो ये समय पहली बार, अब की बार जो समय यहाँ यूज़ कर रहे हैं इस वाले के लिए, समय जो है वो 2 साल यूज़ कर रहे हैं, 2 ईयर्स यूज़ कर रहे हैं। प्रिंसिपल वही होगा, 8,000 ही होगा, रेट बदल गया, अब रेट जो है R2 यानी 20% हो जाएगा, तो यहाँ पर जो रेट हो जाएगा वो 20% का यूज़ किया जाए, प्रिंसिपल वही रहेगा। ठीक है, तो अमाउंट क्या बन गया, A2 क्या बन गया हमारे पास में भाई, ये तो 8,000 बन गया। ठीक है, ये कितना आ गया 1 + ये कितना बन गया भाई 20 है ना, 20/100 हो जाएगा, 20/100 की पावर कितना बन गया, कितना बन गया, ये 2 बनेगा, पहले 20 × 5 = 100 होता है। ठीक है, 5 + 1 6/5, यानी 8,000 जो वैल्यू है इसमें 6/5 की 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ये बात समझ में गई। तो 6/5 की क्या कर दी हमने, 2 बार मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा, तो अगर देखें तो 5 × 25 25 × 75 होता है, और कितना 25 × 2 = 50 होता है, ये हो गया ना, और भैया 0 आ गया, 320 आ गया, 320 में 36 की मल्टीप्लाई कर दी, 320 × 36 हो गया, तो अमाउंट A2 निकल के आ गया। 320 में 36 की मल्टीप्लाई कर लेना है, ये आंसर आ जाएगा रुपीज़ कितना, ये बनेगा भाई 11,520, 11,520 बन जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, अमाउंट निकल के आ गई। अच्छा, नाउ अब केस नंबर सेकंड पे आ जाओ, केस नंबर सेकंड पे आ जाओ। ये तो फर्स्ट केस था, पहला केस तो कंप्लीट हो गया, ये केस नंबर फर्स्ट था, क्लियर। अच्छा, अब केस नंबर सेकंड क्या कहते हैं, नाउ लास्ट 0.5 ईयर के लिए, यानी लास्ट 0.5 ईयर के लिए है, इसके लिए आपको क्या निकालना, देखो क्या वहाँ पर अमाउंट जो है फाइनल अमाउंट की बात कर रहे हैं,
फाइनल अमाउंट की बात कर रहे हैं, कितना होगा A2 जो निकाला भी अपने, ठीक है, उसमें क्या करेंगे 1 प्लस क्या कर दिए R2 मल्टीप्लाई बाई 0.5 और डिवाइड बाई क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। इस फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए। अमाउंट जो निकला वो तो 11,520 निकला। अब 1 प्लस मतलब कितना होगा, दैट इज़ R2 कितना आपका 20 है, गुना 0.5 और डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। अब देखो ये जो 20 पंजे 100 हो गया ना, 20 पंजे 100 हो गया हमारे पास में, तो 110 बन जाएगा ऊपर, ठीक है। 110 बटे इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई 11,520 गुना 110 बटे 100 बन जाएगा ये ऐसे। क्लियर हुआ भाई, एक जीरो से ये जीरो, दोनों की जीरो कट गई, सीधा रह गया भाई 1152 में 11 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनल अमाउंट निकल गया। अमाउंट जो फाइनल निकल गया रुपीज़ कितना बन जाएगा आपका 12,672, 12,672 ये आपका अमाउंट बन जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। 12,672 चला जाएगा 4 पार्ट के साथ में और 4 पार्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। आई होप दैट समझ में सभी बहनों भाइयों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन की ओर। 14 दिसंबर 2024 से प्रश्न लिया गया CTET के मैथ्स पेपर 2 से। क्या कहता है कि द टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस बाय ए ट्रांसवर्सल आर 3x - 20 5x - 60 देन द वैल्यू ऑफ 4x + 30 निकालिए। देखिए किसी तिर्यक रेखा पर दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने दो संगत कोण जो है वो इतने उतने दिखा रखे हैं। आपको 4x + 30 का मान निकालना है, क्योंकि एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहे हैं हमारे पास में। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं तो हम जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस बाय आर इक्वल। भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये एंगल ए की बात कर दें और इसको हम एंगल बी मान लें, ठीक है, तो ये क्या हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो 3x - 20 जो है वो आपका 5x - 60 के बराबर हो जाएगा। भाई इसको उधर ले जाओ, उसको उधर लेके आओ, तो इधर कितना होगा 2x हो गया, वो 40 के बराबर हो गया। भाई 60 इधर आएगा तो 40 हो जाएगा, प्लस का बनेगा। तो एक x का आंसर कितना निकल के आ गया भाई 40/2, 40/2 तो 20 होता है। 20 डिग्री x की वैल्यू जो है वो 20 डिग्री निकल के आ गई। तो फाइंड क्या करना है उसे फाइंड कर लीजिए। फाइंड क्या करना 4x + 30 डिग्री फाइंड आपको करना है, तो रख देगा वैल्यू रख देंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई x कितना होता है 20 डिग्री का, प्लस में 30 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4 दूना 8, 80 तो यहाँ से आ गया, प्लस 30 और जोड़ दिया आपने। 80 30 कितना होता है 110 होता है, 110 डिग्री राइट आंसर बन गया आपका। 110 डिग्री कहाँ चला गया थर्ड पार्ट के साथ में, थर्ड इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न क्या कहता है, देखो 13वें प्रश्न में हमारे पास में कुछ इस प्रकार बता रखा कि एक मेटालिक सॉलिड है। क्वेश्चन हमने 15 दिसंबर 2024 के पेपर से लिया, CTET के मैथ्स पेपर 2 से। प्रश्न क्या कहता है कि मेटालिक सॉलिड है, क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, ऑफ डायमेंशन दिखा रखा 200 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर बाई 100 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड क्यूब। क्यूब की बात कर रहा है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, उसको मेल्टेड किया गया, क्यूब में कन्वर्ट किया गया। द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ द टू सॉलिड, उन दोनों के सरफेस एरिया यानी कि जो हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका अंतर पूछ रहा है। देखो सबसे पहले बात ये करते हैं कि अगर वॉल्यूम की बात करें, क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करें, क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करें तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, जो L, B और H फॉर्मूले से निकलता है, तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसकी हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की V1 कह लीजिए, इसको V1 कह लीजिए, इज इक्वल टू LBH। L क्योंकि यहाँ पर क्या दिखा रहा है तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। क्लियर, लेंथ हो गया 200 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ की बात करते हैं, ब्रेथ हो गया 50 और हाइट की बात करें, हाइट हो गया 100, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की बात करना है, V1 कितना आ गया, V1 का मतलब वही कितना भाई एक के आगे कितनी आ गई भाई 1 2 3 4 5 जीरो है, 5 दूना 10, 1 जीरो बन गई, तो कितनी होगी 2 4 3 तो हो गई और 4 5 6 जीरो हो जाएंगे, 6 हो गए, हाँ 6 जीरो हो जाएंगे भाई, 1 2 3 4 5 और 5 दूना 10, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब बन गया। ये तो वॉल्यूम बन गया किसका,
हमारे पास में किसका, क्यूबॉइड का। क्वेश्चन में कहा रखा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड है और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो ये निकल के आ गया भाई, एक के आगे 6 0, 1 2 3 4 5 6, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या था, साइड की पावर 3 होता है। यानी अगर हमें वॉल्यूम यानी साइड ऑफ क्यूब निकालनी हो, साइड ऑफ क्यूब निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट कर दें। क्यूब रूट का मतलब है 2 4 6, भाई क्यूब रूट करेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर की साइड निकल आएगी वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जब ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल के आ गया, अब हमारे पास में दोनों के सरफेस एरिया निकालने के फॉर्मूले मतलब फॉर्मूले क्या क्या, सरफेस एरिया दोनों के निकल आएंगे। अगर हम सरफेस एरिया निकालें जिसको हम टोटल सरफेस TSA ऑफ क्यूब की बात करें तो क्या होता है, 6 इंटू साइड की पावर 2 होता है। तो TSA ऑफ क्यूब 6 गुना, अब 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे हैं तो 10,000 हो जाएगा, और 10,000 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 60,000 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल के आ गया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड की बात करें तो होता 2LB प्लस BH और प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। दुगना बाहर रखा हुआ है। LB की मल्टीप्लाई करें तो 200 में आपको 50 की मल्टीप्लाई करनी, फिर क्या हुआ, BH की मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 में आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी है, और प्लस HL की बात करें तो H हो गया 100 का, और उसमें मल्टीप्लाई करनी है 200 की। यहाँ तक बात समझेंगे, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर बनेगा। अब देखो कितना हो गया भाई, ये करेंगे तो 10,000 ये हो गया, 5,000 ये हो गया, 20,000 हो गया, ठीक है। 10 और 20 कितना हो गया हमारे पास में, 30 हो गया, 25 दूनी भाई, ये तो हमारे पास कितना हो गया, 10,000 25 30 35,000 तो ये हो गया भाई, हमारा 10,000 तो ये हो गया, 20,000 ये हो गया, 10 20 30 5 35,000 तो ये होगा, और दूना 70,000 हो गया, 70,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिफरेंस इन सरफेस एरिया कितना होगा, डिफरेंस इन सरफेस एरियाज कितना होगा भाई, ये जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आया किसका, क्यूबॉइड का, जो 70,000 निकल के आया, उसमें से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब घटा देंगे 60,000, ठीक है। क्या बन गया, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो पहले पार्ट के साथ चला गया, और पहला पार्ट आपका राइट आंसर बन गया। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है 14 क्वेश्चन में, क्या हमें कहा गया है, ये कहता है द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहता है, द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। देखो हमें कुछ दिखा रखे हैं, ये हमारे पास डेटा है 42 48 x प्लस 15 x प्लस 17 x प्लस 20 58 एंड 60 इज इतना। ये क्या है, ये मीन है, ये मीन है डेटा का। तो मीडियन ऑफ डेटा निकालना है, मीडियन ऑफ डेटा निकालना। अब मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। भाई हमें मीन निकालना है, किसी का मीन निकालना है, तो हम क्या करते हैं भाई, करके क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, ऑब्जर्वेशन दिखा रखे हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को टोटल ऑब्जर्वेशन से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया करते हैं, तो ये हमारा मीन निकल आता है। अब मीन क्वेश्चन में दे रखा है, मीन कितना दे रखा है, मीन दिखा रखा 53। तो सॉल्यूशन करें अगर आपको तो क्या बनेगा, मीन मतलब 53 बराबर क्या बन गया। अब ऑब्जर्वेशन क्या दिखा रखे हैं, 42 है, 48 है, x प्लस 15 है, x प्लस 17 है, आगे कितना है, x प्लस 20 है, और 58 है, और 60 है।
और डिवाइड में कितना गया, इनको काउंट करें तो काउंटिंग कितनी आ गई भाई, 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गई। क्लियर। 53 में 7 की मल्टीप्लाई कर देना, कितना बन जाएगा, 7 5 35, 371 बन जाएगा। इसका देखो 42 48 15 17 20 58 और 60, इनको तो अलग जोड़ लेंगे। और वैसे तो 3x बन जाएगा ये, और प्लस जब इनको जोड़ेंगे आपको तो क्या बनेगा, 260 बनेगा। क्लियर हुआ। अब क्योंकि बात किसकी चल रहा है, जो बात जो चल रही है हमारे पास में वो क्या चल रही है भाई, आपको x फाइंड करना है। मेन पॉइंट क्या है, x फाइंड करना है। हाँ, मेन पॉइंट क्या है, x फाइंड करना। जब x मिल जाएगा तो काउंटिंग मिल जाएगी सभी की, x मिल जाएगा तो काउंटिंग मिल जाएगी सभी की। तो क्या बनेगा, देखो 3x बराबर क्या बन गया, 371 में से 260 माइनस कर दिया आपने तो 111 आ गया, 111 मिल गया। ठीक है, और x निकालना है तो 111 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 3 9 और 3 7 21, x की वैल्यू 37 निकल के आ गई। यहाँ तक बात समझ में गई। देखो इसके बाद है मेन डेटा कैसे बनाएंगे। अब जो मेन डेटा बनेगा वो क्या होगा, देखो हमारे पास में जो डाटा बनेगा वो क्या बनेगा भाई, 42 तो ये है ही, अगला 48 भी है ही, अगला ये x + 15 है, मतलब 37 + 15 कर देंगे इसको, ये कितना होगा, 37 + 17 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 37 + 20 हो जाएगा। आगे सेम चलता रहेगा, 37 में 15 जोड़ दो, 7 5 12 3 1 4 1 5, कितना बन गया अगले वाला, 52 बन गया, 52 बन गया। अगला देखें तो 54 बन जाएगा, फिर देखें ये 54 बन गया, 52 में ये कितना बनेगा, ये 57 बन जाएगा। अगला 58 है और अगला 60 है। काउंटिंग n बराबर 7 है। 7 कैसा होता है, n बराबर 7 है ना, तो 7 क्या होता है, ओड नंबर होता है। ओड नंबर का मीडियन कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, n + 1 अपॉन 2th टर्म होती है मीडियन। सॉरी, n का मतलब कितना, 7 + 1 8/2 मिले, 4th टर्म हो गई। 4th टर्म कौन सी होगी, देखो यहाँ से देखो 1 2 3 4, तो मीडियन क्या आ गया, मीडियन आ गया 54। आंसर हो गया 54, आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रहा है, 15 दिसंबर 2024 से लिया गया प्रश्न है। ए सम ऑफ रुपीज़ 16,000 अमाउंटेड टू बी रुपीज़ x इन 2 सही 1/3 ईयर एट 15% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडिंग ईयरली, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। देखिए 16,000 की धनराशि को 2 सही 1/3 वर्ष में कितना हुआ, 15% वार्षिक दर से रुपीज़ x हो जाती है। तो ब्याज संयोजित, अगर यदि ब्याज जो संयोजित वार्षिक संयोजित है तो x का मान बताइए। देखो जब कभी हमारे पास में इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि उसमें हमें फ्रैक्शन टाइप ईयर दिखा रखा हो, जैसे ये 2 सही 1/3 दिखा रखा, तो फ्रैक्शन टाइप अगर ईयर दिखा रखा है इस तरह का, तो उसके लिए हम आपको एक डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं। इस फार्मूले का यूज़ कर लीजिएगा, डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करेंगे तो आपको एकदम आंसर इस फार्मूले से निकाला है। तो फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है कि अगर हमें अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल 1 + r/100 यानी जो आपका ये नंबर है a, मतलब यहाँ 2 हो जाएगा, और जो 1/3 है ये 1/b को रिप्रेजेंट कर देगा, दैट इज़ 1/3। ठीक है, तो ये जो फुल आपका नंबर है ये a को रिप्रेजेंट करेगा, और जो फ्रैक्शनल है वो 1/b को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 1/b जो फ्रैक्शनल ईयर हो जाता है और a नंबर ऑफ फुल ईयर हो जाता है। a क्या है, वो नंबर ऑफ कितना हो गया, एक तरह से फुल ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो 1/b है ये फ्रैक्शनल ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसका यूज करते डायरेक्टली फॉर्मूला का। ये प्रिंसिपल दिखाई रखा है आपको, प्रिंसिपल कितना है, P = कितना दिखा रखा है, प्रिंसिपल कितना हो गया, 16,000 हो गया। रेट कितना हो गया, रेट हो गया कितना, 15%। क्लियर।
समय आपको बता दिया हमने। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएगा। चलो करते हैं जी, अमाउंट निकालना है आपको। तो प्रिंसिपल दिखा 16,000, लिख दो जी 16,000, ठीक है। कितना हो गया 1 प्लस कितना रेट है, रेट है आपको 15%, 15/100 की पावर 2 हो गई। दूसरा ब्रैकेट 1 जमा 1/b कितना 1/3 है, डिवाइड बाई रेट कितनी 15% है, डिवाइड बाई कितना कर दे 100 कर दीजिएगा, ठीक है। 3 पंजे 15 काट दीजिए, ठीक है। 5 दूना 10 काट दीजिए, तो 20 है जो 21/20 तो यहाँ से बन गया, ठीक है। ये कितना हो गया देखो 5 3 15, 5 दूना 10 कितना बन गया यहाँ से कितना बन गया देखो अमाउंट बन गया भाई 16,000, तो ये हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितना आएगा 20 + 3 23/20 की पावर 2, तो 23/20 गुना 23/20 और मल्टीप्लाई कितना 20 और 1 21/20 यहाँ से आ गया, निकल गया आंसर। देखो बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो 3 0 से तो ये 3 0 कट गए, कौन से 1 2 3 और 2 दूना 4 दूना 8 और 8 दूना कितना होता है 16 और 21 दूनी 42, तो अमाउंट कितना आ गया भाई 42 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 23 इतने, तो अमाउंट जो है वो रुपीज़ कितना बन जाएगा आपका, रुपीज़ कितना बन जाएगा 22,218, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आंसर निकल के आएगा है 22,218 चला गया 4 पार्ट के साथ में, 4 बन गया राइट आंसर। ये है बेहतरीन शॉर्टकट, बेहतरीन फार्मूला। अगर कोई ऐसा पेपर में प्रश्न आता है तो आप इस शॉर्टकट फार्मूले का यूज़ लगा दीजिएगा, ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, आपको तहे दिल से अच्छा लग रहा हो पेपर जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए। ऐसा कुछ मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल लाइक कीजिए आप, ठीक है ना। भाई आपको हमारा पढ़ा अच्छा लग रहा तो लाइक कीजिए, ठीक है। ऐसे कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं कि आप लाइक कीजिए, ठीक है। आपको हम जो पढ़ा रहे हैं आपको लग रहा है दिल से हाँ भाई सर ने अच्छा पढ़ाया आपको, तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए जो सभी बहन भाई इस वीडियो का या इन जो क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाए इसका लाभ ले सकें, इसका आने वाले अपने एग्ज़ाम के लिए इसको जो है तैयार कर सकें अच्छी प्रकार से, अगर अपना एग्ज़ाम दे सकें, ठीक है। चैनल आपका अपना स्क्रॉलिंग हो रहा है, स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिएगा सीटेट सितंबर 2026 के लिए मैथ्स पेपर 1 हो चाहे मैथ्स पेपर 2 हो, ठीक है, दोनों के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उनको बेहतरीन क्वेश्चन जो आए हैं, जो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जिसके आने वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको हम वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने जो है क्या ना क्लास के माध्यम से आपको हम सभी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कराएंगे। इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे पहले से वीडियो डालें और सबसे पहले आपको वो वीडियो प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 21 जनवरी 2024 से प्रश्न लिया गया है सीटेट के मैथ्स पेपर 2 से। ये कहता है द एरिया ऑफ ए कर्ड सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कितना 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सरकमफरेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। यूज़ करो पाई 22/7 को, पाई को 22/7 यूज़ करना, ये यूज़ कीजिए। किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पश्चिम क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक, उसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। आधार की परिधि की बात कर रहा है, आधार की परिधि जो होती है वो 2πr होती है। ये आधार की जो परिधि होती है, ये जो आधार होता है हमारे पास, ये कितना होता है 2πr, ये परिधि की बात कर रहा है तो 2πr की बात कर रहा है, ठीक है। 110 है। बेलन का आयतन निकालना, वो मीटर क्यूब में कह रहा है, ध्यान रखिए मीटर क्यूब की बात कर रहा है। चलिएगा सोल्व करते हैं। देखो हमारे पास में जो दिखा रखा है CS से ऑफ जो सिलेंडर दिखा रखा है, CS से कवर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर जो होता है वो सिलेंडर रेडियस होता है, ये हाइट होता है हमारे पास में, वो जो होता है 2πrh होता है, क्लियर। और ये वैल्यू क्वेश्चन में 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। क्वेश्चन में
जो आधार की परिधि है, एरिया ऑफ बेस की इसकी बात कर रहा है, ठीक है, द सरकमफरेंस ऑफ द बेस, सरकमफरेंस आधार की परिधि की बात कर रहा है, सरकमफरेंस ऑफ बेस की बात कर रहा है। वो क्या दिखा रखा है, आधार की जो परिधि हमारे पास में दिखा रखी है, आधार की जो परिधि दिखा रखी है, सरकमफरेंस ऑफ बेस जो दिखा रखा है, वो जो कि 2 पाई आर होता है और उसकी वैल्यू 110 सेंटीमीटर है। क्लियर हो? अच्छा देखिएगा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है अगर आप रेडियस निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 110 डिवाइड बाई 2 पाई, पाई क्योंकि 22/7 होता है, ऐसे रख देंगे। अच्छा देखो इसको कर सकते हैं भाई, 11 से काट लें, 11 धाम 110 होता है, 11 दूना 22 होता है, 2 से काट ले 2 पंजा 10 होता है, तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू 7 पंजा 35/2 निकल आएगी। ठीक है, अगर अब इसकी बात करें, देखो यहाँ से देखें CSC की बात करें कि 2 पाई RH जो है क्वेश्चन में जो दिखा रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें 2 पाई RH 4400 है और 2 पाई R की वैल्यू सीधी सीधी 110 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई H कर दें और वो हमारे पास 4400 निकल आए, और यहाँ से हम हाइट निकालना चाहते हैं तो 4400 डिवाइड बाई 110 कर देंगे, 0 से 0 कट गया और 11 चौक 44, 40 आ गया, तो यहाँ से हाइट जो आ गई वो 40 सेंटीमीटर आ गई। ये बात समझ में आ गई, हाइट भी निकल के आ गई और रेडियस भी निकल के आ गई। क्लियर हो गया? हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो क्या होता है पाई R² H होता है, पाई 22/7 होता है, रेडियस की बात करें तो 35/2 है, मल्टीप्लाई बाई 35/2 है, और हाइट की बात करें तो हाइट 40 सेंटीमीटर है। ये वॉल्यूम जो है वो क्यूब में निकल आएगा, 7 से काटना 7 पंजा 35 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटना हमारा 2 दूना 4, 4 धमा 40 हो जाएगा। क्लियर? तो कितना हो गया भाई, 22 पंजे 110 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई 35 दाम 350 ये हो गया, इतने सेंटीमीटर क्यूब हो गया। वॉल्यूम जो है फिलहाल सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा और वो निकल के आ जाएगा आपका कितना बोला, 38,500। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब क्योंकि ये बात कर रहा है हमारे पास में कि भाई इसे मीटर क्यूब में निकाल के दिखाओ, हैं अब मीटर क्यूब में निकालेंगे तो क्या होता है भाई, 1 सेंटीमीटर जो होता है ना वो 10⁻² मीटर के बराबर होता है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करने लगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -6 मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब मीटर क्यूब में निकालेगा तो कितना, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना 0.3 यानी 0.0 भी आएगा, 0.0385, 0.0385 इतने मीटर क्यूब में वॉल्यूम निकल आएगा। आंसर ख़त्म हो गया। अब 0.0385 चला गया बी पार्ट के साथ में और बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया? यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17वां प्रश्न जो है 21 जनवरी 2024 से लिया गया CTET के मैथ्स पेपर 2 से, और ये कहता है कि 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplying by 3, 5 and 12 respectively that add up to 99, तो what is the sum of the original first and third integer? इन 3 क्रमागत पूर्णांक इस प्रकार है कि जब उन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिया जाता है और क्रम से 3, 5 और 2 से गुणा करके जोड़ा जाता है तो उनका योगफल 99 प्राप्त होता है। आरंभिक पहले और तीसरे पूर्णांकों का योग बताओ क्या होगा। देखो अगर ऐसा प्रश्न आया तो मान लिया, सबसे पहले मान लिया भाई, मान लेते हैं तीनों क्रमागत पूर्णांक जो है, जो तीनों क्रमागत पूर्णांक हैं, क्रमागत जो पूर्णांक है क्रमशः क्या क्या है भाई, एक x है, दूसरा x+1 है क्योंकि क्रमागत हैं, एक के बाद एक आने वाले हैं, और तीसरा x+2 है। क्लियर हो गया इतना बात? अब इसमें 3, 5 और 2 से गुणा करने पर, पहले में 3 से गुणा करी तो 3x बन गया, दूसरे में 5 से गुणा करी तो 5x + 5 बन गया, तीसरे में हमने अगर 2 से गुणा करी
तो 2x प्लस 4 बन जाएगा। ये हमारे इस प्रकार से इंटीजर बन जाएगी। अब इनका जो टोटल है, अगर इसको टोटल की बात करें तो 3x प्लस 5x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 4 और इसका जो टोटल दिखा रखा है वो 99 दिखा रखा है, इज इक्वल टू भाई 3 और 5 8 और 2 10। ठीक है, 10x तो ये हो गया और प्लस 5 या 4 9 है, 9 उधर जाएगा तो 99 में से 9 माइनस होगा 90 रह जाएगा। तो ये कितना 10x बराबर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 90/10 हो जाएगी। 90/10 का मतलब हमारे पास में 9 आ गया, x की वैल्यू 9 आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर। अब पहले और तीसरे का योग निकालें, भाई पहला पूर्णांक और जो है वो तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरे का योग निकालें, तीसरे पूर्णांक की बात करें, तीसरे का अगर योग निकालेंगे तो क्या बनेगा। देखो पहले से मतलब मेरे पास क्या है, पहला तो x है, तीसरा क्या है, तीसरा x प्लस 2 है। अब ये तो पहले 9 आ गया प्लस ये 9 प्लस 2 आ गया, भाई 18 में 2 जोड़ दो, 18 2 20 हो गया। आंसर कंप्लीट हो गया आपका, 20 आंसर चला गया सी पार्ट के साथ में और सी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है 7 जुलाई 2024 से प्रश्न लिया गया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है अपने आप में। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है हमारे पास में, M इज द पॉइंट ऑन साइड AB ऑफ अ ट्राइंगल ABCD सच दैट के AM बराबर BM बराबर CM इफ एंगल A एंड B आर रेस्पेक्टिवली x एंड 70 डिग्री, द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 25 की वैल्यू निकालो। एक त्रिभुज ABC की भुजा AB पर M एक बिंदु है, इस प्रकार स्थित है जहाँ AM बराबर BM बराबर CM है। यदि कोण A और B क्रम से x और 70 डिग्री हो तो 3x प्लस 25 का मान बताइए क्या होगा। फिगर कुछ इस प्रकार से हम ले लेंगे, ये हमारी फिगर बन जाएगी क्योंकि इसमें दिखा रखा है कि ये दोनों भी बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं। अगर हम कहें कि भाई CM जो है वो AM के बराबर है, ये ना CM जो है वो AM के बराबर है, तो ये x एंगल है तो ये भी x एंगल है, क्योंकि ये एक CMA आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा तो बेस एंगल बराबर होंगे। ऐसे CM बराबर BM है, यानी ये इसके भी बराबर है तो इसका मतलब ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। CMB जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा तो ये भी 70 डिग्री का बनेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि इन ट्राइंगल ABC में क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C मिलके 180 डिग्री बनाएगा। तो एंगल A क्या है, एंगल A तो x है, एंगल B 70 डिग्री है प्लस एंगल C फिर x प्लस 70 डिग्री है, ये मिल करके 180 डिग्री बना रहा है। दोनों जोड़े 2x आ गया प्लस 7 दूना 14 140 आ गया। ठीक है, इजिकल टू 180 डिग्री बना रहा है। बस 2x निकालेंगे तो 180 में से 140 जाएगा तो 40 डिग्री बनेगा। x की वैल्यू निकालेंगे तो 40/2 बन जाएगा, यानी 2 से काट दिया 20 बार, दैट x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। यहाँ तक बात समझ आ गई। भाई x 20 बन गया, हमें क्या फाइंड करना है, उस फाइंड वाली चीज़ को समझ लीजिएगा। भाई क्या फाइंड करना है, फाइंड करना 3x प्लस 25 डिग्री क्या होगा, मतलब 3 गुना 20 कर दें और उसमें 25 को जोड़ दें तो 20 30 60 हो गया, 60 में 25 जोड़ दिया आपने, 60 25 85 डिग्री हो गया। ठीक है, आंसर कंप्लीट 85 डिग्री। सेकंड पार्ट को फॉलो कर गया, सेकंड पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया। प्रश्न जो है हमारे पास में 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है, ये कहता है कि अगर द सम ऑफ इन्वेस्टेड, प्रश्न 7 जुलाई 2024 में आया था CTET के मैथ्स पेपर 2 में। देखिए बेहतरीन प्रश्न लिए गए हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं लिया गया जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण लिए गए और आगे भी जो क्लास होंगी उसमें सभी में ऐसे प्रश्न लिए जाएंगे जो बस ये समझिएगा एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए रखे मिलेंगे। A sum invested at 10% per annum for 2 years becomes 3267. So when the interest is compounded annually, so what will be the simple interest on the same sum at a same rate to 1/2 year? अब देखो 10% वार्षिक दर पर निवेश किए गए एक धनराशि 2 वर्ष में 3267 हो जाती है।
जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है और उसी राशि को उसी दर पे अगर 2 से 1/2 वर्ष के में कितना साधारण ब्याज हो जाएगा उसका। अब साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल है 1 + R अपॉन जो रेट हमारे पास में है R/100 की पावर और टाइम कितना 2 साल है। टाइम कितना 2 वर्ष है। ये समय कितना हो गया 2 वर्ष हो गया। अमाउंट जो फिलहाल अभी हम निकालना चाह रहे हैं प्रिंसिपल जो हमने देख लिया कितना हो जाएगा हमारे पास में, सॉरी अमाउंट जो है प्रिंसिपल तो निकालना है, अमाउंट जो हो गया वो कितना है 3267। जो अमाउंट है वो तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, अमाउंट जो है वो दे रखा है क्वेश्चन में, तो अमाउंट जो है जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं 3267 और प्रिंसिपल हमें फाइन करना है। ठीक है, तो कितना हो गया 1 + रेट कितना है हमारे पास में, रेट जो दिखा रखा है वो कितना दिखा रखा है 10% की वार्षिक की, ये हमारा रेट हो गया R, ये रेट हो गया हमारा। तो 10% वार्षिक की दर से है और बटे 100 यहाँ पे हो गया और इसकी पावर 2 हो गई। 10 से काट लो 10 बार कट जाएगा। ठीक है, 10 ऊपर जाएगा तो 10 + 1 11 हो जाएगा। तो इस तरह से 3267 = P × कितना हो गया 11/10 की पावर 2 हो गई। यहाँ बात समझ में आ गई। प्रिंसिपल निकालना चाहते हैं तो क्या होगा भाई 3267, अभी 11/10 खुलेगा तो कितना बार 10 की मल्टीप्लाई ऊपर जाएगी 10 की फिर जाएगी और नीचे 11/11 बच जाएगा, 11 × 11 बच जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, देखो 11 से अगर काटें इसको एक बार है तो कितना हो रहा है 2 बार कटेगा 9 बार कटेगा 11 × 7 = 77। 11 से काटे फिर इसको 11 × 2 = 22, 11 × 7 = और 27 को 100 बार मल्टीप्लाई कर दो 2700 प्रिंसिपल निकल के आ गया। यहाँ तक बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो PRT/100 होता है प्रिंसिपल तो 2700 है। ठीक है, रेट कितना है, रेट हमारे पास कितना वही सेम ही है ना 10% हो गया, मल्टीप्लाई समय है, समय कितना भाई टाइम जो है वो टाइम जो है 2 सही 1/2 है तो 2 दूनी 4 1 5/2 ईयर हो गया। क्लियर, 2.5 ले लेना, 5/2 एक ही बात है हमारे पास में। ठीक है, तो ये कितना होगा 5/2 ईयर्स हो गया ऐसे, और मल्टीप्लाई नीचे 100 आ गया यहाँ पे भाई, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दो। ठीक है, 2 से 2 × 5 = 10 काट दो, कितना गया सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आ गया वो आ गया 27 × 25। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ₹27 का 25 में मल्टीप्लाई कर लेना 675 हुआ करता है। 675 आंसर कंप्लीट हो गया। 675 चला गया, 675 चला गया थर्ड पार्ट का से, और थर्ड हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न हमारे पास में 21 जनवरी 2024 से आता हुआ। ठीक है, ये हमारे पास में CTET मैथ्स पेपर 2 से प्रश्न पूछा गया। ए का वैल्यू जो है इफ़ A -2x² + 12x, B 11 - 8x + 3x², C 17 - 4x², D x² - x - 3, then what is the sum of the coefficients of x² and x in terms of, जब आपको A + B + C - D निकालना हो। अब देखो जब ये ऐसा ही निकलवा रहा है तो इसको सोल्व करते हैं। भाई क्या ऐसे ये निकलवा रहा है जो हमसे, ये हमसे कह रहा है कि भाई क्या निकालो कि A + B + C - D फाइंड करो। अब देखो A क्या चीज़ है, A है -2x² और प्लस का 12x, ये है A। प्लस B क्या चीज़ है, B है 11 - 8x + 3x²। C क्या चीज़ है 17 - 4x², ये C की वैल्यू है। अच्छा D क्या चीज़ है, D का मतलब क्या, D का मतलब प्लस में कितना है x² - x - 3, ये हमारा D का वैल्यू है। अगर यहाँ से देखें x² को ही काउंट करें सबसे पहले तो देखिए ये हमारे पास में -2x² तो ये रहे हैं। अच्छा, और माइनस के 4 ये रहे, तो 4 और 2 6 तो हो गए माइनस के। ठीक है, अच्छा तो 3 ये रहे और एक ये रहा, 4 हमारे पास ये हो गए, 4 हमारे पास ये हो गए। किसके, x² की बात कर रहे हैं, पहले हम x² की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं
ये जो है माइनस में है भाई, ये माइनस का डी है, सॉरी ये माइनस का डी है। तो जब यहाँ माइनस होगा ना, ऐसे माइनस होगा तो ये बदलेंगे, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ठीक है। तो ये थोड़ा चेंज कर देंगे, माइनस का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि चेंज हो जाएगा ना, माइनस साइन, माइनस डी था उधर, ठीक है। अच्छा देखो अब देखेंगे, अब देखो चला, देखो 2 तो माइनस के एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो गए, 4 ये हो गए, 4 2 6 और 1 7 ये हो गए, 7 तो माइनस के हो गए, ठीक है, प्लस के हो गए 3, तो माइनस से कितने रह गए, माइनस के रह गए 4 एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात सुनिए। अब x की बात करते हैं, 12x तो यहाँ है प्लस के, ठीक है, और कितना 1x ये रहा प्लस का, 13 हो गए, 13 में से 8 चले गए माइनस के, तो प्लस के कितने रह गए, प्लस के रह गए 5x। क्लियर। नंबर की बात देखें तो 11 तो यहाँ प्लस के हैं, 17 यहाँ हैं और 3 यहाँ पर हैं, 17 11 और 3 यहाँ पर, 31 हो गए ना, लेकिन ये जो है 31 जो है वो प्लस के ही होंगे, 31, सम तो निकल के आ गया है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ इन सब में से जब सम निकल के आ गया इतना पूरा, तो हमारे पास में इसमें देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -4 है। क्लियर। ये ना -4, ये ना -4 है। क्लियर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का जो गुणांक होगा वो कितना होगा, दैट इज एक्स का जो गुणांक है वो 5 है, वो प्लस का है। हमें क्या निकालना, सम निकालना, योग निकालना है इनका, है टोटल निकालना एक तरह से। इसका टोटल कितना होगा, -4 प्लस -4 प्लस 5, कितना हो गया, प्लस का 1 आंसर आ गया, प्लस का 1 चला गया सी पार्ट के साथ में, सी इज योर राइट आंसर बन जाता है। ये थे 20 प्रश्न हमारे पास में जो हमने सी टेट मैथ्स पेपर 2 से लिए थे फिलहाल अभी इस क्लास में। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न जो है वो सी टेट के मैथ्स पेपर 1 से लिया गया है, ठीक है। 21वां प्रश्न जो है सी टेट के मैथ्स पेपर 1 से लिया गया है और 7 फरवरी 2026 से लिया गया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द लास्ट 4 डिजिट लिस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, फॉर्म बाय द यूजिंग ऑफ डिजिट 1507। भाई 1 5 0 और 7 का प्रयोग एक ही बार करने पर बनी सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या और सबसे छोटी 4 अंक की संख्या में कितना अंतर होगा। देखो अगर हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर की, अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं जो इन नंबर से बन रहा है 1507 से बनता है, तो सबसे पहले 7 आएगा, फिर 5 आएगा, उससे छठा 1 आएगा, सब बाद 0 आ गया। ये थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं, अगर स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें वो क्या होगा, सबसे छोटा नंबर भाई 1 होगा, 0 होगा और 5 होगा, 7 होगा। इनका क्या निकालना, आपको डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकालना। घटा देंगे इसको, माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6453 6453 कहाँ चला गया, सेकंड पार्ट के साथ जाएगा, 6453 इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास लिया गया है 22वां प्रश्न है, ये 7 फरवरी 2026 के पेपर से ही लिया गया है। ये कहता है हमारे पास में मैथ्स पेपर 1 से लिया गया है। ये कहते हैं कांता हैज़ 5 डजन चॉकलेट्स, ठीक है, शी गिव्स 1/6 ऑफ दीज टू अरुणा, 1/5 ऑफ रिमेनिंग की बात कर रहे हैं चॉकलेट्स टू राधा, एंड शी गिव्स then she gives 1/8 of remaining chocolates to each of other 3 friends. So how many chocolates does कांता have now? भाई कांता के पास 5 दर्जन चॉकलेट है, उसका 1/6 भाग अरुणा को, शेष चॉकलेट का 1/5 राधा को, उसके बाद वह अपने अन्य 3 मित्रों में से प्रत्येक को शेष चॉकलेट का 1/8 भाग देती हैं। तो कांते के पास कितने चॉकलेट हैं?
भाई बात अगर हम करते हैं सबसे पहले टोटल चॉकलेट की बात करें, अगर कुल चॉकलेट की बात करें, भाई चॉकलेट अगर हम कुल चॉकलेट की बात करें तो हमारे पास में कुल जो चॉकलेट हैं, कुल जो चॉकलेट हैं वो कितनी हैं? 5 दर्जन हैं। 5 दर्जन हैं। 5 दर्जन का मतलब होता है 5 गुना 12, एक दर्जन में 12 आइटम होते हैं, तो 12 पंजे 60 है। ठीक। अब पॉइंट आता है कि गिव टू किसको? गिवन टू किसको दिया? पहले अरुणा को दिया। अरुणा को दिया। कितना दिया भाई? 60 का 1/6 दिया। 6 दामा 60 होता है, तो यानी कि 10 दिया। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? 60 में से 10 गया, यानी कि 50 बचा। ठीक। अब क्या किया? उसके बाद में किसको गिवन दिया? गिवन टू किसका दिया? राधा को दिया। कितना दिया? 50 का कितना किया उसने? 1/5, तो 5 दामा 50 होता है, दैट इज 10 हुआ। अब रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? 50 में से 10 चला गया, कितना बचा? 40। ठीक। अब गिवन टू 3 फ्रेंड्स, किसको किया? गिवन टू 3 फ्रेंड्स, कितना? 40 का 1/8 किया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उसके फ्रेंड कितने हैं? 3 है। तो 8 पंजे 40, तो 5 3 15। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 15। अब रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा भाई? 40 था, उसमें से 15 चला गया, कितनी चॉकलेट बची? 25 चॉकलेट बची। कितनी बची? 25 चॉकलेट रह गई उसके पास में। 25 चला गया सेकंड पार्ट के साथ में, और सेकंड पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? दैट्स इज क्वेश्चन नंबर 23। 23 प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कि हमने 8 फरवरी 2026 से पेपर लिया, क्वेश्चन लिया पेपर मैथ्स पेपर 1 से, कि हाउ मेनी ट्विन प्राइम आर देर इन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, यानी 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य युग्म हैं। अब अभाज्य युग्म की बात कर रहा है और 1 से 50 तक के नंबर की बात करता है। देखो, ट्विन प्राइम आर पेयर ऑफ द प्राइम नंबर्स that have a difference of exactly 2. Sorry. Twin prime are the pairs of the prime numbers that have a difference of exactly 2, यानी वो नंबर्स ट्विन प्राइम होंगे जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होगा, और वो 2 का डिफरेंस तब होगा जब वे दोनों ही प्राइम नंबर हों। ये बात तो समझ आ गई? अच्छा, अब प्राइम नंबर्स, ठीक है, बिटवीन 1 to 50, ठीक है, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50 क्या क्या होते हैं? देखो, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है। उसके बाद में 7 से आगे बढ़े तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 के बाद 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 भी होगा, दैट इज़ 23 होगा। उसके बाद चलेंगे तो 29 पे आएगी बात, 31 भी होगा, 31 से बढ़ा लेंगे तो 37 होगा, 37 से बढ़ा लेंगे 41 होगा, 41 से बढ़ा लेंगे 43 होगा, फिर 47 होगा। अब ये नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर हैं, लेकिन ट्विन प्राइम की बात कर रहे हैं। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम्स नंबर कौन कौन होंगे? ट्विन प्राइम्स नंबर, देखो, 2 के साथ तो कुछ नहीं होगा, 3 और 5 होंगे। पहला केस 3 और 5 के साथ होगा। अगला केस देखें तो 5 और 7 भी होंगे ट्विन प्राइम। आगे देखें तो 11 और 13 भी ट्विन प्राइम होंगे। अगला देखें तो 17 और 19 भी ट्विन प्राइम होंगे। ठीक है,
अगला केस देखें तो हमारे पास में 29, 29 और 31 भी ट्विन प्राइम होंगे। और अगला केस देखें तो 41 और 43 भी ट्विन प्राइम होंगे। काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ सच पेयर्स, टोटल number of such pairs is equal to 6 is your right answer। चला गया 4 पार्ट के साथ में, यानी 6 युग्म बनेंगे। अभाज्य युग्म जो होंगे वो 6 युग्म बनेंगे, जो आपको इस प्रकार से पूछा गया था कि कितने अभाज्य युग्म होंगे। तो वो नंबर ऑफ जो हमारे पास में पेयर बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सच पेयर्स दैट इज 6, 6 बनेंगे। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न 24 प्रश्न 8 फरवरी 2026 से मैथ्स पेपर 1 से लिया गया। क्वेश्चन का प्रारूप क्या था? ये था अकॉर्डिंग टू NIPUN निपुण भारत मिशन द स्टेट विल इंश्योर टू अचीव फंडामेंटल न्यूमरेसी टिल ग्रेड 3 बाय द एंड ऑफ द ईयर्स। यानी निपुण भारत मिशन के अनुसार राज्य डैश दे रखा है, वर्ष के अंत तक ग्रेड 3 तक मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। अब कब करेंगे, ये चीज़ मेन पॉइंट है। तो इसके लिए ये आपको एक पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ये इसका आंसर ही है एक तरह से। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च द निपुण भारत मिशन, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी अंडर द समग्र शिक्षा स्कीम। टू कोर मैंडेट ऑफ दिस नेशन वाइड प्रोग्राम इज टू एस्टेब्लिश एन enabling layering environmental that ensure every child across to all state and union territories universally acquires fundamental literacy and numeracy FLN skill by the end of grade 3 by the target year 2026-27। this is your answer 2026-27। ये आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2026-27। क्लियर इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 फरवरी 2026 का प्रश्न है, एक ट्रायंगुलर पिरामिड हैज़, भाई हमारे पास में एक त्रिभुजाकार पिरामिड है, उसमें कितने फेस और कितने एज होंगे। देखिए एनी पिरामिड विद बेस एंड ऑफ एन साइड, तो उसका जो टोटल फेस हुआ करते हैं, अगर फॉर्मूले की बात करें तो उसमें जो टोटल फेस होते हैं, टोटल फेसिस का फॉर्मूला है n+1। टोटल फेस की बात करें, और टोटल अगर हम एज की बात करें, टोटल हम एज की बात करें, एजेस की बात करें, तो उसका फॉर्मूला है 2n। अब क्योंकि ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड है, तो यहाँ n की वैल्यू 3 लेंगे। तो फेस कितने हो जाएंगे, f की वैल्यू बने फेस n+1, 3 + 1 कितने हो गए, 4 हो गए। एज की बात करें E4, एज का मतलब 2n, 2 × 3 यानी कि 6 हो गए। तो टोटल फेस 4, टोटल एज 6, यानी कि हमारे पास में जो फेस होंगे वो 4 फेस हो जाएंगे, 4 फेस हो जाएंगे। तो यानी कि इसका आंसर जो है 4 पार्ट में चला गया, दैट इज़ 4 पार्ट इज़ योर राइट आंसर। 4 फेस और 6 एजेस होंगे। समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला बता दिया आपको फेस निकालने का भी और एज निकालने, n+1 होता है और 2n होता है एज निकालने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है। ये क्या कहता है, 14 दिसंबर 2024 का प्रश्न है, CTET मैथ्स पेपर 1 का। क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेडेसेसर ऑफ 201 एंड द सक्सेसर ऑफ 4781 4781 से ये आपका कहता है कि 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल बताइए क्या होगा। अच्छा सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो वो प्रेडेसेसर की बात करता है, ठीक है,
प्रेडिसेसर की बात कर ऑफ 201। प्रेडिसेसर का मतलब हुआ भाई 201 में से एक घटा दो, इससे पहले वाली संख्या को प्रेडिसेसर कहते हैं, 200 हो गया। अब सक्सेसर की बात करते हैं, ऑफ कितना 4781। सक्सेसर का मतलब क्या आता है 4781, इसमें एक जोड़ दो, सक्सेसर का मतलब एक आगे वाला, तो 4782 बन जाएगा। हमें चाहिए इसकी प्रोडक्ट, क्या हो जाएगी 200 में 4782 का मल्टीप्लाई कर देना। आंसर कितना आ गया भाई 9564 और 2 जीरो लगा दो, ये बन गया आंसर आपका। 9564 कहाँ पर है 956400, ये बन गया आपका आंसर, दैट इज योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि द स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन 14 दिसंबर 2024 से लिया गया सीटेट के मैथ्स पेपर 1 से। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स विच इज ए मल्टीपल ऑफ 6, 7 एंड 4। इन 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है। देखिएगा, अगर हम 6, 7 और 4 की बात करें, 6, 7 और 4 की बात करें 6, 7 और 4 की बात करें और इनका एलसीएम लेने लगे, जैसे 2 से काटा भाई 2 3 6 होता है, 7 नहीं कटता, 2 दूना 4 कट जाता है। 2 से फिर काटते हैं 3 नहीं कटता, 7 नहीं कटता तो 2 कट जाता है। फिर 3 से काटते हैं तो भाई 3 कट जाता है, 7 नहीं कटता, एक बार आता है। 7 से काट लेते हैं अब की बार तो सारे कट जाते हैं, 1 1 और 1, ठीक है। तो एलसीएम का मतलब कितना हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, तो 2 गुना 4 थी 12 सते कितना हुआ 84 हो गया, 84, ये इसका एलसीएम हो गया, सीधा सीधा पॉइंट हो गया। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात करें, नंबर की बात करें तो वो कितना होता है 1000 होता है। 1000 को अगर हम 84 से डिवाइड कर दें, भाई ये 1000 है, इसको 84 से डिवाइड कर दें, 84 बन जाए 84 होता है, ठीक है भाई। डिवाइड करने हैं इसको, कितना बन रहा 16 बच गया, 160 हो गया, 84 बन जाए फिर 84 हो गया, 84 होगा, फिर माइनस कर लिया हमने। अब की बार क्या 76 बच गया, भाई पॉइंट लगा लो, जीरो उतार लो। अब क्या चलाएगा 9 बार चला सकते हैं, 9 8 72 होता है, कम ही रह जाएगा, 6 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 4 बच गया। मतलब ये जो नंबर बना 11.9 अप्रोक्सीमेट। भाई 1000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 84 से तो हमें अप्रोक्सीमेट नंबर मिला, क्या मिला है 12 मिला, सॉरी 11.9 मिला। और 11.9 को अप्रोक्सीमेट में क्या कह देंगे 12 कह देंगे। तो राउंड ऑफ द नियरेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू 12। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स इज क्या हो गया भाई, हमारे पास में जो 84 था उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 1008, दैट इज योर आंसर। वो नंबर क्या होगा 1008 नंबर होगा जो चला गया तीसरे पार्ट के साथ में, थर्ड पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है 7 जुलाई 2024 से लिया गया सीटेट के मैथ्स पेपर 1 से। अरेंजमेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन 1/9, 1/21, 3/7, 12/63 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं। अवरोही क्रम में भिन्न को अवरोही क्रम में लिखिएगा, ऐसा क्वेश्चन कहता है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास में ये जो नंबर दिखा रखा है कौन सा 9, 21, 7 और 63, इसका पहले एलसीएम ले लो। ये 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 7 21, 7 नहीं कटता, 3 2 6, 3 1 3, ठीक है।
3 से काट दिया, 3 1 जा 7 नहीं कटेगा, और 3 7 जा, फिर 7 से काटा, सभी वैल्यू 1 1 टाइम कट जाती है। क्लियर? तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 3 3 जा मल्टीप्लाई 7, तो 3 3 9 9 से 63, 63 आ गया एलसीएम। या तो बात नहीं, यानी सभी नंबर्स को अगर हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में पहला केस, पहला नंबर कितना है, 1/9 है, ठीक है, 1/9 है, इसको हम 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 7/9 से 63 बन गया। अगला है 1/21 है, 21 है ये है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो क्या 3/63 बन गया। अगला नंबर 3/7 है, 3/7 है, तो ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 × 27/63 बन गया। अब क्योंकि ये तो 12/63 तो ऑलरेडी है ही लिखा हुआ 63 को, अब इसको हम क्या करते हैं जी, नंबर जो दिखा रखे हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात है, डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कर लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर कर लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या होगा, देखो 27/63, ठीक है, बड़ा है किससे, 12/63 से, और ये बड़ा है 7/63 से, और ये बड़ा है किससे, 3/63 से, और ये किससे बना है, 27/63 किससे बना है, 3/7 से बना, तो 3/7 ग्रेटर हो गया किससे, 12/63 से, और ये ग्रेटर हो गया 1/9 से, और ये ग्रेटर हो गया 1/21 से। दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बना, 3/7 सेकेंड पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 29 प्रश्न हमारे पास में आ चुका है। 29 प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा, ये कहता है कि प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg जो है काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बनाए गए। प्रत्येक पैकेट का भार कितना होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन अगस्त 2023 से लिया गया। सॉरी। अब इसको सॉल्यूशन करें तो भाई कुछ इस प्रकार से होगा, इन सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लें। भाई देखो, हम जानते हैं कि भाई 1 किलोग्राम में जो होता है वो कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ये होता है 1000 ग्राम होता है हमारे। और एक अगर दर्जन की बात करें, एक डोजन की बात करें तो उसमें 12 पीस होते हैं, 12 पीसीज होते हैं, 12 पीस होते हैं। अब क्योंकि 4.8 kg, क्योंकि बादाम की बात करता है ये, तो इसको अगर हम 4.8 की मल्टीप्लाई कर दें 1000 में तो ये कितना बनेगा, 4.8 की मल्टीप्लाई कर दें अगर 1000 में तो ये हमारे पास 4000 कितना, 4.8 है ना, 800 इतने ग्राम बन जाएगा, इतने बादाम होंगे। किशमिश ऑलरेडी दे ही रखी है 2500। भाई किशमिश की बात करें तो उसको तो कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं, वो तो दे ही रखी है हमें। किशमिश जो हमें दे रखी है वो तो एज इट इज़ है, वो कितनी दिखा रखी है, वो तो हमारे पास 2500 ग्राम है ही। काजू की बात करते हैं, 3.5 kg काजू है हमारे पास में, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दें तो ये इतने ग्राम, 3500 जो है इतने ग्राम काजू हो गई। अब इनका टोटल करो जाए, इनका टोटल करें तो क्या बनेगा भाई, 4800 तो एक हो गया, 2500 एक हो गया, हाँ, और 3500 एक हो गया, तीनों को जोड़ गया, कितना बना 0 0 8 और कितना 0 10 10,800 ग्राम बन गया। अब क्योंकि कह रहा है कि इसको एक दर्जन में 12 पीस होते हैं,
तो 3 दर्जन में कितने होंगे? अगर 3 दर्जन की बात करें तो 3 दर्जन में 36 पीस होंगे, 36 पीस होंगे। अब क्योंकि इसको क्या करना है, इसको पीस में डिवाइड करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल मिक्स टुगेदर डिवाइडेड इनटू 3 दर्जन पैक, ठीक है। तो ईच पैक यानी हर एक पैकेट में, ईच पैकेट क्वांटिटी प्रत्येक पैकेट का भार, वेट ऑफ ईच पैकेज, वेट ऑफ ईच पैकेट इज इक्वल टू कितना होगा? देखो 10,800 जो मिला है इसको आप किससे? 36 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 36 अट्ठे कितना होता है? 36, 8 जा 108 होता है, तो कितना आ जाएगा? दैट इज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 36 3 जा, सॉरी 3 जा 3 6 18 3, हाँ 300 बन गया। यहाँ पे कितना बन गया? 300 ग्राम। तो उसका भार कितना होगा? 300 ग्राम इन ईच पैकेट। पार्ट चला गया तीसरे के साथ में, थर्ड पार्ट इज योर राइट आंसर। वेट ऑफ ईच पैकेट कितना हो गया? दैट इज 300 ग्राम। आंसर बन गया आपका 300 ग्राम, आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? अगला और लास्ट क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन हमने लिया जनवरी 2024 से लिया गया, मैथ्स पेपर 1 से लिया गया है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ कितना? 9909, 9099 एंड 9009 टू ऑब्टेन 25454, 25454। देखिएगा, अगर आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, लेट द रिक्वायर्ड नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड बी एक्स। मान लिया वो नंबर जो है वो x है जो इसमें से घटाया जा सकता है। तो 9909 प्लस कितना? 9099 प्लस 9009 माइनस x बराबर 25454 बन जाता है। क्लियर? देखिए इसको ऐड करते हैं, कितना बन गया? अगर इसको ऐड कर लें इन सबको तो ये कितना बन गया? ये कहता है 9909 हो गया, 9099 हो गया और 9009 हो गया। इन सबको ऐड कर लिया हमने, तो 9 3 27, 7 का तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक यहाँ पे बन गया, ठीक है। उसके बाद में कितना बन गया? जैसे 0 बन जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 27 और 1 28 हो गया, ठीक है। 28017 में से x माइनस करें तो आपको 25454 मिलता है। अगर आपको x फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा? 28017 माइनस कर देंगे 25454, ठीक है। तो क्या बन जाएगा भाई? हमारे पास 28017 है, इसमें से हम 25454 माइनस कर रहे हैं तो क्या बचा? दैट इज़ 3 यहाँ से बचा, 6 यहाँ से बचा, दैट इज़ 5 बचा और 2 बचा। तो आंसर बना x इज इक्वल टू 2563। दैट इज़ योर फाइनल आंसर। 2563 चला गया फोर्थ पार्ट के साथ में, फोर्थ पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। तो दोस्तों ये थे 30 प्रश्न जो हमने मैथ्स पेपर 2 और मैथ्स पेपर 1 से लिए थे, ठीक है। 2023 से लेके फरवरी 2026 तक के लेटेस्ट प्रश्नों को हमने इसमें लिया था, ठीक है। तो ये हमारे 30 प्रश्न से जो कंप्लीट हो गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ में और बहुत अच्छी प्रकार से आपको इसकी तैयारी कराते हुए, ठीक है। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को, बहन भाइयों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका अपना चैनल है स्टार्ट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में
बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ में, अगले 30 प्रश्नों के साथ में, जो लेटेस्ट पेपर से पूछे गए पेपर होंगे, प्रश्न होंगे, उनके साथ में आपको अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।